नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत दिल्ली से एक विशेष ट्रेन रवाना की गई, जिसमें लगभग 1400 यात्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना किए गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का उद्देश्य लोगों को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि सोमनाथ मंदिर से के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत और करीब से समझ सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी भारतीयों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आने वाले पीढ़ियों को धार्मिक स्थलों से जोड़े, ताकि संस्कृति और परंपराएं आगे भी जीवित रहे। इस पहल के माध्यम से लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने और भारतीय संस्कृति को समझने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करने का प्रयास है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा 1000 वर्ष पूरे हुए हैं सोमनाथ जी के मंदिर के, और दिल्ली से हमने विकास भी और विरासत भी, यानी दिल्ली जैसा आधुनिक शहर अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से, अपनी जड़ों से जुड़ करके रहे, इसके लिए हमने आज यहाँ से एक ट्रेन जिसमें लगभग 1400 यात्री दिल्ली शहर से गए हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यह हमारे लिए बड़ा गर्व। आदरणीय जी ने जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक विरासतों को बचा के रखा है, चाहे वो श्री राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और जैन महाकाल हो, और या सोमनाथ जी का मंदिर हो, ये सारे वो मंदिर हैं, वो प्रांगण हैं जो हमारे 100 करोड़ भारतीयों के हृदयों से जुड़े हैं। और ये इसी तरीके से हर भारतीय अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, संस्कृति से जुड़ा रहे, सनातन पे चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को यहाँ अपने धार्मिक स्थलों पे ज़रूर लेके जाएं, और ये महापर्व 1000 साल पूरे होने का पर्व है, इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो होना ही था। जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद, एक वो डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है, तो डर, भय, आतंक, इन सब को छोड़ करके जनता ने इस बार साहस जुटाया, और साहस जुटा करके उन्होंने इस बार हिम्मत की। और केवल एक चीज हमने कही थी कि आप अपना केवल वोट डाल दीजिए, क्योंकि वोट जो डला है वो वर्षों की उनकी तड़प है, वेदना है, और उनकी वो वेदना और तड़प चाहती थी कि इस बार बंगाल में बदलाव हो, और वो बंगाल में बदलाव होना निश्चित है, जो कि 4 तारीख को रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देगा। तो वहीं दिल्ली में रक्षा क्षेत्र को लेकर एक अहम कूटनीति मुलाकात हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, रणनीति, साझेदारी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारत और इटली के बीच रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और बदलते भू राजनीति हालात पर विचार साझा किए। साथ ही रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और इटली के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं इटली के रक्षा मंत्री ने भारत के साथ साझेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए भविष्य में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। ये बैठक दोनों देशों के बीच राजनीति संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है, जिससे रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग और गहरा होगा। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े विवाद में फिलहाल किसी प्रकार की बिक्री, ट्रांसफर या बदलाव पर रोक लगा दी है। यह आदेश करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिसमें वसीयत की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक ट्रायल में वसीयत की सत्यता तय नहीं हो जाती है, तब तक पूरी तरह संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है। जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत ने यह भी कहा है कि अगर
आगे चलकर वसीयत को फर्जी पाया जाता है तो संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव बच्चों के लिए अन्याय होगा। अदालत ने प्रिया कपूर पर जिम्मेदारी डाली है कि वो बच्चों द्वारा उठाए गए सभी संदेहों को स्पष्ट करे। इससे के साथ ही कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी है और कई वित्तीय लेन देन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार ना तो संपत्ति बेची जा सकती है और ना ही गिरवी रखी जा सकती है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड और क्रिप्टो करेंसी और विदेशी खातों के संचालन पर भी रोक रहेगी, जबकि बच्चों के खर्च के लिए सीमित छूट दी गई है। मामला अब ट्रायल पर निर्भर होगा। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 63 में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवती अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई और वहां से हंगामा करने लगी। जानकारी के अनुसार युवती काफी देर तक टावर पर खड़ी रही और बार बार आत्महत्या की धमकी देती रही, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने युवती को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार नीचे उतरने से इनकार करती रही। पुलिसकर्मी उसे बातचीत करते रहे और उसे शांत करने का प्रयास करते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने भीड़ को अनियंत्रित करते हुए बचाव अभियान जारी किया। अधिकारियों के अनुसार युवती मानसिक तनाव से प्रतीत हो रही है और उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। तो वहीं नोएडा में पुलिस प्रशासन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट को जल्द ही नया और आधुनिक कार्यालय मिलने जा रहा है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 153 में पुलिस कमिश्नरेट का नया दफ्तर बनाया जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने करीब 13,300 वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर ली है और आवंटन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह फैसला पुलिस प्रशासन की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय सेक्टर 108 में संचालित हो रहा है, लेकिन बढ़ती जरूरतों और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए परिसर की योजना तैयार की गई। नया कार्यालय सेक्टर 152 और 153 के बीच विकसित किया जाएगा, जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा उपलब्ध होगी। प्राधिकरण इस प्रोजेक्ट के तहत कमिश्नरेट को एक अलग संस्थागत भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पुलिस प्रशासन को कार्य संचालन में और अधिक सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सेक्टर के नक्शे में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि नए परिसर का विकास सुचारू रूप से किया जा सके। इस नए कार्यालय के बनने से पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। तो ये मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस चौकी पर खड़ी कई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र में रुड़की चुंगी स्थित पुलिस चौकी की बताई जा रही है, जहां पुलिस द्वारा सीज की गई गाड़ियां खड़ी थी। अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक करीब 6 से 7 वाहन इसकी चपेट में आ गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कई गाड़ियां जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार जिन वाहनों में आग लगी वो सभी पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे और चौकी परिसर में खड़े थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कंट्रोल रूम के माध्यम द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रुड़की रोड पर एक पुलिस चौकी के पास एक गाड़ियों में आग लगी हुई है। मौके पर यहाँ पे आके देखा गया और यहाँ पर चौकी इंचार्ज दीपक कुमार भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर अभी ये मालूम नहीं चल पाया किस वजह से आग लगी है, लेकिन यहाँ पे आग जैसे जैसे जो बढ़ रही थी उसको पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। एक गाड़ियों में आग थी जो ये बाहर से पकड़ी गई थी गाड़ियाँ कुछ पुलिस द्वारा, ये वहीं खड़ी थी। उसके बाद अभी ये संभवतः मालूम नहीं चला किस कारण आग गई, लेकिन इसमें पूरा बुझा दिया गया। यहाँ पे लगभग जो देखा जा रहा है मतलब 2-3 गाड़ियों में आग लगी थी और ये बहुत ही मतलब गाड़ियाँ कंडम भी थी और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन ये फिर भी उसमें गाड़ियों को जो भी है नुकसान जैसे कि यहाँ पे ये लकड़ी का ये बना हुआ है
अब ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इसको अब धीरे धीरे मतलब अभी बात दीपक कुमार से बात हुई थी चौकी इंचार्ज जो मतलब ये बोला गया है कि मतलब इसको गाड़ियां हटा लिया जाए, और इसके पहले भी अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब ये अचानक ऐसा हो गया, तो अब इसके बारे में अभी आगे बात की जाएगी। यहाँ के जो सभासद है उनका कहना है कि मैंने भी कई बार पुलिस चौकी में और सीओ साहब को भी शिकायत किया कि गाड़ी हटवा दो, फिर यहाँ पर मैं साफ सफाई भी करा दूंगा, लेकिन लापरवाही भी इसमें दिखती है सामने। नहीं, अब इसकी जानकारी तो नहीं है, अब क्या वो कहें क्या नहीं बोला गया है, लेकिन ये है कि अभी जो मौके पर देखा जा रहा है बस ये आग लगी थी, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है और कोई। तो वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में एक सोसाइटी के भीतर मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ दबंग लोग जबरन एक घर में घुस गए और वहां मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपियों की दबंगई साफ देखी जा सकती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने थाना इंदिरापुरम पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उन्हें डांट कर वापस भेज दिया गया। परिवार का भी कहना है कि अब तक मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वो काफी डरे हुए और परेशान है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला चर्चा में है और पुलिस की ओर से जांच की बात कही जा रही है। स्वाति नाम की लड़की थी। 8-9 बजे रात में हम लोग घर में बैठे थे आराम से। 8-10 लड़के, स्वाति त्यागी वो थी, 8-10 लड़के लेके आई है। अभी हम लेडीजें भी थी, लड़के भी थे। हम लोगों के कपड़े फाड़े, रेप करने की कोशिश की, कपड़े फटे पड़े हैं। ये इसके यहाँ पे भी निशान पड़े, यहाँ से पता चलता है। ये मेरे हाथ। और अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रात को हम रात से 9-10 बजे के यहाँ से पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं। और हमें जिसने बचाया है और जितने लड़के थे वो सब जिन लोगों ने भगा दिए, जिन लोगों ने हम लोगों की इज्जत लूटने की कोशिश करी वो भगा दिए। हम लोगों के सर फाड़े हैं, मारा है, उनको सबको भगा दिया। और मेरे भाई को ही बंद कर दिया है जो हम सबको उठा के लाया। हमारे साथ तो बहुत हुआ। देखो हमारी पूरी बॉडी पे निशान है, देखो हमारे कपड़े फाड़े, पूरा वो किया, देखो सारा बदतमीजी करने की कोशिश की है आदमियों ने। और यहाँ कोई नहीं सुन रहा, रात से मैं पड़ी हूँ। ये इंदिरापुरम का थाना है, कोई सुना और हमसे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं। स्वाति नाम की लड़की। आपको बता दें कि आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इंदिरापुरम के एक सोसाइटी में मारपीट का मामला सामने आया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद में युवकों ने महिला से मारपीट का एक वीडियो जो है वो कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गाजियाबाद का थाना इंदिरापुरम वसुंधरा क्षेत्र की एक निजी सोसाइटी में मारपीट की घटना जो है वो सामने आई है, जहां दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की इस घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अनदेखी की गई और उल्टा उन्हें ही डांटा गया, जबकि मारपीट करने वाले दबंगों पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की कार्रवाई की बात कही है, मगर ये एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके से घर में घुसकर महिलाओं पर दबंगों द्वारा जिस तरीके से मारपीट करते हुए देखा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस आखिरकार ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। और इस तरीके की वीडियो क्या महिलाओं के साथ जो सशक्तिकरण की बात अगर सरकार द्वारा की जाती है, तो दूसरी तरफ इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है ये एक दुखदायी है। जी, कहीं ना कहीं इस घटना के बाद महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और एक सवाल मेरा ये भी है कि जब ये दबंग घर में घुसे थे तो घर के बाकी लोग कहाँ थे? क्योंकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं हैं और कुछ दबंग हैं जो मारपीट करे। उसके बाद खबर में ये भी बोला गया है, ये भी निकलकर सामने आया कि परिवार ने भी शिकायत करी है और परिवार में भी नाराजगी है, तो बाकी के परिवार उस वक्त कहाँ थे?
देखिए, फिलहाल जिस तरीके का जो माहौल उस समय का था, वहां पर काफी चोटिल भी उस वीडियो में देखी जी, गई। जो बहुत बुरी महिलाएं तरीके हैं से मारा गया अस्पताल में, महिलाओं को। उनका उपचार जो है वो भी देखा जा रहा है, उपचार उनका जो कराया जा रहा है। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि पीड़ित महिला परिवार द्वारा अब जो है पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं पुलिस कह रही है, हालांकि मारपीट का मामला था, इस पति पत्नी का कोई झगड़ा था। पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि मारपीट का मामला था, मगर पति पत्नी का ये मामला जो है वो सामने आया है। और आगे की हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आखिरकार वीडियो वायरल हुआ तो किस तरीके से हुआ है और क्या पूरा मामला था, किस प्रकरण में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए अजीत। तो वहीं थाना भवन के नगर में स्थित दिल्ली सहारनपुर रोड पर प्रसिद्ध माता वाले बाग मंदिर में चल रहे मूर्ति स्थापना महोत्सव के अंतर्गत बुधवार शाम एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा ने पूरे नगर को श्रद्धा, आस्था और भक्ति के रंग में सरोबर कर दिया। आयोजन की शुरुआत मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा को रवाना किया गया। शोभा यात्रा थाना भवन चौक और मुख्य बाजार और विभिन्न मोहल्लों से होते हुए वापस मंदिर परिसर में संपन्न हुई। पूरे मार्ग को फूलों और सजावट से आकर्षक बनाया गया था। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों और डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। जय श्री राम और जय माता दी, खाटू श्याम की जय और बालाजी महाराज की जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंदिर समिति के अनुसार यहाँ खाटू श्याम, राम दरबार, बालाजी महाराज और काली माता और शेरावाली माता की मूर्ति स्थापना की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे पूरा क्षेत्र आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाया। तो वहीं नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जनपद में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 30 अप्रैल से 8 मई तक प्रभावी रहेगी। ये निर्णय क्षेत्र की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार श्रमिक हिंसा जैसी घटनाओं की आशंका से जुड़े इनपुट मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। पिछले घटनाक्रमों को देखते हुए नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो सके। धारा 163 लागू होने के बाद अब नोएडा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होने पर प्रदर्शन या विरोध नहीं कर सकेंगे। साथ ही पुलिस को पूरे क्षेत्र में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित हिंसा या तनाव को रोकना है। तो वहीं थाना भवन नगर पंचायत में सरकार द्वारा नामित सभासद बिट्टू प्रजापति और अशोक चावला ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों सभासदों ने एक ज्ञापन सौंपकर नगर पंचायत की कार्यप्रणाली से जुड़े कई मुद्दों को उठाया है। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि थाना भवन के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा कुछ सभासदों और चेयरमैन की कार्यशैली के कारण भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर लिए जा रहे कुछ निर्णयों से जनता में असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा सभासदों ने थाना भवन में लागू स्वकर प्रणाली का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़े हुए टैक्स के कारण आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस टैक्स व्यवस्था की समीक्षा कर इसमें कटौती की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो वही मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब मेरठ करनाल हाईवे पर एक टेम्पो में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि टेम्पो ऊन से भरा हुआ था और पंजाब से उत्तराखंड की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन फुगाना थाना क्षेत्र के पास पहुंचा ना अचानक उसमें भीषण आग लग गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ने टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया। ऊन सहित पूरा माल जलकर राख हो गया। घटना के दौरान हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया
और यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। टेम्पो चालक ने किसी तरह वाहन पर से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे में उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना फगुना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे नोएडा में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। दोपहर के बाद अचानक आसमान में काले बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। नोएडा में कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिली तो कहीं रिमझिम फुहारों ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। अचानक हुई तेज बारिश ने शहर के तापमान में गिरावट ला दी और गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार भी बारिश के कारण धीमी पड़ गई, जिससे कई जगह पर यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था और दोपहर के बाद नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है, जो सही साबित हुआ। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने मौसम का आनंद लिया। तो वहीं नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जनपद में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांटकर निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार सघन निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही 50 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन सर्विलांस भी किया जा रहा है, ताकि गतिविधि पर नजर रखी जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों, मल्टीनेशनल कंपनियों, प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जनपद में 900 से अधिक पुलिसकर्मी और 10 कंपनी पीएससी को तैनात किया गया है। इसके अलावा महिला पुलिस बल भी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो संवेदनशील स्थानों पर विशेष रूप से निगरानी कर रही है। मोबाइल पुलिस टीमों ने लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल से 8 मई तक पूरे क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत भीड़ इकट्ठा करने पर और प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी रहेगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं थाना भवन क्षेत्र के एसडीओ विकास कुमार ने स्मार्ट मीटर को लेकर स्थानीय जनता से संवाद किया है, उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी हैं। इस दौरान लोगों ने कई तरह की दिक्कत और भ्रम उनके सामने रखे, जिससे मुख्य रूप से बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आने, बिना सूचना कनेक्शन काटने और रिचार्ज जल्द खत्म होने जैसी समस्याएं शामिल रही। एसडीओ ने लोगों की शंकाओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें विस्तार से समझते हुए कहा कि अधिकतर समस्याएं जानकारी के अभाव और गलतफहमी के कारण उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि पुरानी प्रणाली में उपभोक्ता उपयोग के बाद बिल जमा करते हैं, जबकि स्मार्ट मीटर व्यवस्था में पहले रिचार्ज करना होता है, इसलिए खर्च का अंतर महसूस होता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण सही जानकारी का अभाव है। एसडीओ ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधे विभाग से संपर्क करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। विकास कुमार ने बताया कि उपभोक्ता अपने बिल और खपत की पूरी जानकारी यूपीसीएल स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और उपयोग की सही जानकारी मिलती है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।